अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। आज चेयरमैन पीटीआई को तोशाखाना केस और 190 मिलियन पाउंड की तहकीकात में पेश होना था, लेकिन वो फिर गैर हाजिर रहे और दोनों केसेस की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पाई। मगर चेयरमैन पीटीआई के मुसलसल कतराने और इल्तवा लेने के बावजूद इन दोनों केसेस में उनके गिर्द घेरा तंग हो रहा है, क्योंकि चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड के स्कैंडल में उन्हीं की काबीना का एक इजलास उनके खिलाफ सबसे बड़ी गवाही बनता जा रहा है। उनकी काबीना के अराकीन ही इस इजलास के गैर मामूली हक़ाइक़ से पर्दा उठा रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई की काबीना का ये इंतहाई मुतनाज़ इजलास उनकी सरबराही में 3 दिसंबर 2019 को हुआ था, जिसमें मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर ने चेयरमैन पीटीआई की इजाज़त से काबीना अराकीन से एक ऐसे मुआहदे पर दस्तखत कराए जो ना सिर्फ एक सील्ड लिफाफे के अंदर था, बल्कि काबीना इजलास के एजेंडे में ही शामिल नहीं था। सिर्फ यही नहीं, कुछ काबीना अराकीन के इसरार और एहतजाज के बावजूद भी शहजाद अकबर ने यह सील्ड लिफाफा नहीं खोला और काबीना अराकीन को अंधेरे में रख कर उनके दस्तखत ले लिए गए। अहम बात यह है कि सील्ड लिफाफे के अंदर एनसीए और हुकूमत पाकिस्तान का प्रॉपर्टी टाइकून के 190 मिलियन पाउंड की पाकिस्तान वापसी से मुताल्लिक मुआहदा था, जिसका मतन और शराइत दिखाए बगैर ही काबीना से मंजूरी ले ली गई। लेकिन अब तक चेयरमैन पीटीआई की काबीना के कई अराकीन इस इजलास की अंदरूनी कहानी सामने ला चुके हैं। पहले शेख रशीद ने वफाकी वजीर होते हुए ये कह दिया कि वजीर आजम यानी चेयरमैन पीटीआई ने इस पर बात करने से मना किया है। फिर फैसल वाउडा ने काबीना इजलास की पूरी कहानी बता दी, जिसके बाद फवाद चौधरी ने पीटीआई छोड़ने से पहले तहरीक इंसाफ का तर्जुमान होते हुए इस बात की तस्दीक कर दी। और अब जब परसों साबिक मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर ने फैसल वाउडा को झूठा करार देते हुए ये कहा कि काबीना में जिस नोट पर मंजूरी ली गई थी उस पर साफ लिखा हुआ था कि मुआहदा साथ मुंसलिक है, बंद लिफाफे का सवाल ही नहीं पैदा होता, तो उसके बाद उस काबीना इजलास में शरीक एक और काबीना के रुकन मलिक अमीन असलम ने शहजाद अकबर को झूठा करार देते हुए फैसल वाउडा के मौक़िफ़ की तायद कर दी। अहम बात यह है कि 4 वज़रा इस बात की तस्दीक कर चुके हैं कि उनसे सील लिफाफे पर उस वक्त के वज़ीर आज़म और मुशीर एहतसाब ने दस्तखत कराए, मगर अभी तक कोई एक वज़ीर ऐसा नहीं है जिसने इस दावे की नफ़ी की हो और चेयरमैन पीटीआई के और शहजाद अकबर के मौक़िफ़ को दुरुस्त कहा हो। हालांकि उस वक्त की काबीना के मुतअद्दिद अराकीन अब भी तहरीक इंसाफ में हैं, कुछ गिरफ्तार नहीं हैं और कुछ रूपोश हैं और मुसलसल सोशल मीडिया पर बयान जारी करते हैं या फिर मीडिया से बात करते हैं, मगर इस मामले पर खामोश हैं। जबकि आज हमने चेयरमैन पीटीआई की काबीना के मुतअद्दिद अराकीन को सवाल भेजे और उनसे पूछा कि क्या वो तस्दीक करते हैं कि 3 दिसंबर 2019 को होने वाले इजलास में उनसे एनसीए और हुकूमत पाकिस्तान की 190 मिलियन पाउंड की डील से मुताल्लिक सील्ड लिफाफे पर बगैर मुआहदे के मंदरजात दिखाए दस्तखत करने का कहा गया था। क्या आप इस हवाले से मज़ीद तफसीलात शेयर कर सकते हैं? हमने ये सवालात शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, परवेज़ खटक, अली जैदी, शिबली फराज, उमर अयूब, शफकत महमूद, हम्माद अजहर, गुलाम सरवर खान, नूरुल हक कादरी, तारिक बशीर चीमा, जुबैदा जलाल, एजाज शाह, फहमीदा मिर्ज़ा, खुसरो बख्तियार, फ़खर इमाम और नदीम अफजल चंद को भेजे। जबकि शेरी मज़ारी से हमने ख़ास तौर पर यह भी पूछा कि क्या ये दुरुस्त है कि आपने उस सील लिफाफे के मुआहदे पर दस्तखत करने से पहले एतराज़ात उठाए थे, क्या आप इसकी मज़ीद तफसीलात बता सकती हैं? फ़िलहाल हमें शेरी मज़ारी साहिबा का भी जवाब मौसूल नहीं हुआ है और हैरानकुन तौर पर काबीना के वो अराकीन भी चेयरमैन पीटीआई और शहजाद अकबर के दावे की तस्दीक करने को तैयार नहीं हैं जो आज भी उनके साथ खड़े हैं। ताहम उस काबीना में मौजूद साबिक मुआविन खुसूसी नदीम अफजल चंद ने हमें जवाब दिया है कि शहजाद अकबर झूठ बोल रहे हैं। उस दिन 190 मिलियन पाउंड का मुआहदा एजेंडे में शामिल ही नहीं था, मगर फिर अचानक शहजाद अकबर ने काबीना में यह मामला उठाया और ख़त लहराया और साथ ही वादे कर दिया कि यह मुआहदा सील्ड है और सील्ड रहेगा और काबीना इजलास से बाहर कोई भी इस हवाले से बात नहीं करेगा, कोई भी मीडिया पर बयान नहीं देगा। तो इस पर असद उमर ने कहा कि हमें तो मीडिया पर इस मामले को अपनी हुकूमत की कामयाबी के तौर पर पेश कर देना चाहिए और दुनिया को बताना चाहिए कि हम लूटी हुई दौलत मुल्क में वापस ले आए हैं। तो वज़ीर आज़म यानी चेयरमैन पीटीआई ने तमाम वज़रा को सख्ती से मना कर दिया कि कोई इस मुआहदे पर बात नहीं करेगा और फिर लिफाफा सील्ड ही रहा और बगैर मंदरजात दिखाए काबीना के दस्तखत ले लिए गए। नदीम अफजल चंद का यह बयान चेयरमैन पीटीआई और शहजाद अकबर के मौक़िफ़ के खिलाफ एक और गवाही है। जबकि शेख रशीद ने तो उसी दिन यानी 3 दिसंबर 2019 को ही कह दिया था कि वज़ीर आज़म ने इस पर बात करने से मना किया है। जबकि अब तक हमें काबीना के बाकी अराकीन के जवाबात मौसूल नहीं हुए हैं। चेयरमैन पीटीआई तमाम इल्ज़ामात अपनी ही काबीना पर डाल रहे हैं। ताहम चेयरमैन पीटीआई अपनी काबीना के बाद अब मुसलसल अपने वज़ीर क़ानून पर भी जिम्मेदारी डाल रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्होंने वज़ारत क़ानून के मशवरे पर ऐसा किया था। इस हवाले से हमें साबिक वज़ीर क़ानून फ़रूक नसीम ये मौक़िफ़ दे चुके हैं कि मैंने ऐसा कोई मशवरा चेयरमैन पीटीआई को नहीं दिया था, उस काबीना इजलास के एजेंडे में ये मुआहदा शामिल ही नहीं था, वज़ारत क़ानून की तरफ से ऐसी कोई समरी भेजी ही नहीं गई थी, ना ही चेयरमैन पीटीआई को मेरी वज़ारत ने मशवरा दिया कि अगर 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान
ने ना लिए तो ये बरतानिया में ही रह जाएंगे। फरूक नसीम के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई ने खुद 190 मिलियन पाउंड सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में एडजस्ट करने का फैसला किया। वजारत कानून ने इस हवाले से उन्हें कोई मशवरा नहीं दिया। इस हवाले से सारे हकाइक रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। यानी फरूक नसीम ने भी चेयरमैन पीटीआई के दावे को झूठा करार दिया और जो रहनुमा अब भी चेयरमैन पीटीआई के करीब हैं वो भी उनके और शहजाद अकबर के दावे को दुरुस्त नहीं कह रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं। हमारे साथ साबिक वफाकी वजीर फैसल बावड़ा साहब मौजूद हैं। शहजाद अकबर साहब अपना मौक़िफ़ देना चाहें वो इस प्रोग्राम में दे सकते हैं। बावड़ा साहब बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। मलिक अमीर असलम साहब एक और बात कह रहे हैं कि ये जो इजलास हुआ जिसमें सील लिफाफे पर दस्तखत कराए गए, जिसकी तस्दीक नदीम अफजल चंद साहब भी कर रहे हैं, जो आपका दावा है, उससे पहले भी एक इजलास हुआ था जिसमें यह फैसला किया गया था कि जी ये काम अब ने करना ही करना है। वो इजलास क्या था, उसकी क्या कहानी है, आप उसमें मौजूद थे? शुक्रिया खानजादा साहब। देखें जी, वो एक दिन पहले इजलास हुआ था और उस इजलास में मेरी बहुत तू मैं हुई थी शहजाद अकबर से, और मैंने उस वक्त चेयरमैन साहब को कहा था कि ये या तो सुल्तानी गवाह बनेगा या ये मुल्क छोड़ देगा। उन्होंने मुझे कहा कि तुम लोग अपनी लड़ाइयाँ दूर छोड़ के आओ। बहुत सारे करप्शन के केसेस के ऊपर जाली ब्रीफिंग दी जा रही थी, मैंने उस पर ऑब्जेक्ट किया था और उसी कैबिनेट किचन कैबिनेट की मीटिंग के अंदर ये भी सरफेस हुआ केस और ऊपर से लहरा दिया गया ताकि अगले दिन इस पर कोई ऑब्जेक्शन ना हो। नंबर एक। नंबर दो, जब ये दूसरे दिन आया तो ये एजेंडे का हिस्सा नहीं था, ये सवाबदीद थी वज़ीर आज़म की। उन्होंने सवाबदीद के तहत इसको एजेंडे का हिस्सा बनाया। उस वक्त हमें एक समरी दी जाती है फेडरल मिनिस्टर्स को पढ़ने की, जो हमें नहीं दी गई। हाँ, बाद में फाइलों के अंदर ज़रूर रख दी गई। उसका क्लॉज नंबर 10 बड़ा क्लियरली बताता है कि आपको ऐसा कोई भी पैसा एक्सचेकर पाकिस्तान की गवर्नमेंट के अकाउंट में लाना है। तो अगर इसमें रिश्वत ना भी इन्वॉल्व हो, जो कि है इन्वॉल्व, अगर ना भी इन्वॉल्व हो तो ये फंदा बनता है काबीना के ऊपर और वज़ीर आज़म के ऊपर, क्योंकि उन्होंने जो दस्तखत लिए हैं वो एक्सचेकर अकाउंट के लिए हैं, जबकि उस अकाउंट में पैसे नहीं गए हैं। नंबर एक। नंबर दो ये कि जो दावा कर रहा है झूठा इंसान, जिसको अल्लाह की मेहरबानी है गवाहियाँ लोगों ने दे दी हैं, आपने बता दिया, बाकी चैनल्स ने भी बता दिया, वो मुल्क से बाहर क्यों हैं? वो आए अपनी सच्चाई को रिफ्लेक्ट करे। नंबर एक। नंबर दो ये कि उसके पास मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स मौजूद है जो कि गैर कानूनी है। वो तो सिलेक्टेड आदमी था, मैं इलेक्टेड फेडरल मिनिस्टर था, मेरे पास रसाई नहीं है उन डॉक्यूमेंट्स की, वो भी एक जुर्म है जो कल लहरा के परसों दिखा रहा था। तीसरी और इंपॉर्टेंट चीज कि वो कौन सा खास आदमी था जिसने उनको मुल्क से बाहर भिजवाया, और ये आज अचानक लॉन्च क्यों हुए हैं 1 साल के बाद, वो भी मैं शाहजेब साहब आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि ये मुझे झूठा साबित इसलिए नहीं कर रहे कि 190 मिलियन का केस तो ओपन एंड शट केस है। इसमें तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, उस वक्त के वजीर आजम, उनके ये पॉन्स खास, इन सब ने माल बनाया है। और अगर इसको मैं जस्टिफाई करने के लिए आप मुझे कहेंगे तो मैं आपको वो भी बता देता हूं कि ट्रस्टीज जो पहले थे उनको क्यों चेंज किया गया। रिश्वत पहले वसूल की जाती, काम बाद में किया जाता है। मिलियंस ऑफ रुपीस का, बिलियंस ऑफ रुपीस का फायदा दे रहे बगैर किसी चीज के, क्यों? तीसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि ये चीज सीक्रेट क्यों रखी गई? अगर तो ये गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं था तो काबीना में क्यों लाया गया? और काबीना में अगर फेडरल मिनिस्टर और कैबिनेट ही नहीं देख सकते थे तो फिर हमें रबर स्टैंप क्यों बनाया गया? और उस झूठे शख्स के तहत अगर वो कहता है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट से इसका कोई ताल्लुक नहीं है तो काबीना में लाने का कोई सेंस नहीं था। वो जो झूठा साबित करें वो इस पे साबित करना चाह रहे हैं, पहले से एक थीम बना रहे हैं, क्योंकि इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये कि जो शहीद अरशद शरीफ का कत्ल हुआ है, जो प्लान्ड ब्रूटल मर्डर हुआ है, जिसकी प्लानिंग हुई है पाकिस्तान के अंदर, जिसमें आम, खास, पॉपुलर, प्यारा, लाडला, जो छुपा हुआ है, लैपटॉप छुपाने वाला और बैरून मुल्क भागने वाला, और अरशद शरीफ जिस दिन दुबई से निकाले जा रहे थे उस दिन ये झूठा शख्स दुबई में मौजूद था और मीटिंग्स कोऑर्डिनेट कर रहा था। आप मेरी इस खबर को गलत साबित कर दे, मैं शहजाद अकबर साहब अगर प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। जाहिर है एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या अरशद शरीफ साहब का, उसमें इल्ज़ामात हैं, वो इल्ज़ामात ही हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जो ट्रांसपेरेंट तहकीकात है उस मामले की हो और उनकी जो फैमिली है उसको इंसाफ मिले। मगर बावड़ा साहब, आपने जो मुझे एक दिन पहले की किचन कैबिनेट है जिसमें आप भी मौजूद थे, अब जाहिर है उसका इजलास तो, और उसमें ये मामला की मर्जी के बगैर तो नहीं रखा जा सकता था, क्योंकि खास वज़रा वही शरीक होंगे जो उनकी मर्जी के होंगे, जिसमें आप कह रहे हैं कि आपकी और शहजाद अकबर साहब की तू मैं हुई और ने इंटरवीन करके कहा कि जी आप अपने मामला जो है वो तय करें। तो ये इसी मकसद के लिए था और उस वक्त उनका अपना क्या मौक़िफ़ था आपका? देखिए शाहजेब साहब, वो जो किचन कैबिनेट थी वो स्पेसिफिकली इस एजेंडे के लिए नहीं थी। उसमें बड़ी प्लानिंग के तहत पहले सारे करप्शन की ब्रीफिंग दी गई,
जो कि झूठ पे मबनी थी। सजाओं की बातें की गई कि नून लीग के फलाने फलाने को सजा हो रही, जिस पे मैंने काउंटर आर्ग्यूमेंट किया कि ये झूठा है, ये सुल्तानी गवाह बनेगा या मुल्क छोड़ के चला जाएगा। उस पर इसने मुझे कहा कि तुम मेरी वजारत दे दो। मैंने कहा शुक्रिया, मुझे जरूरत नहीं है। कहा आप जाके अपने बाहर मसले हल करें काबी। तो ये सरसरी तौर पे इसलिए घुमाया गया था क्योंकि अगले दिन इसने आना था। तो इसमें अगर आप मुझसे ये पूछें कि वजीर आजम का इंटरेस्ट नहीं था, बिल्कुल था। वजीर आजम के साथ इन लोगों का इंटरेस्ट था, 100% था। जो खास था उसने बाकी वजीरों को फोन किया था कि इस एजेंडे में चुप नहीं रहना। मैं आपको अपनी सच्चाई का एक और वाकया बता देता हूं। आप एक और एजेंडा निकालें जिसमें जिस टाइम पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास रोटी खाने को पैसे नहीं थे, उस खास का एक चकवाल का सुई गैस का एजेंडा आया, 30 सेकंड में पास हुआ, वहां गैस लग गई। मैं गलत हूं तो शाहजेब साहब सब ये तो अब तो आपने काफ़ी डायरेक्ट कर दी बात कि उस खास ने इस 190 मिलियन पाउंड मुआहदे के लिए भी, खामोश रहने के लिए भी, उसी ने ये सारी की सारी बहुत ज़्यादा तगुदो की थी वज़ीर आज़म के साथ साथ, और साथ में फिर उसका चकवाल का एजेंडा भी था। चकवाल से तो जनरल फैज साहब हैं, आप उनकी बात कर रहे हैं। देखिए शाहजेब साहब, चकवाल का एजेंडा इससे बहुत पहले आया था। इसी तरीके से एक इलेक्ट्रिक गाड़ियों का भी एजेंडा, एक एसआरओ निकाला गया इस गवर्नमेंट में। उसकी कॉपी मैं आपको भेज देता हूं, अगर आप चाहें तो मैं भी भेज सकता हूं आपको। वो एक ही कंपनी को नवाजने के लिए अरबों रुपए की एसआरओ निकाली गई, उस पर भी ऑब्जेक्शन रेज हुआ है। तो अगर आप करप्शन की दास्तान नून लीग की और पीपल्स पार्टी की बात करते हैं तो हम भी करप्शन में कहीं पीछे नहीं रहे हैं। और तीसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि देखिए जी, अगर आप ये कि बरी जिम्मा है चेयरमैन साहब या वजीर आजम साहब, नहीं। अच्छा, जब आप कहते हैं कि वो बरी जिम्मा नहीं है, आप एक दफ़ा पहले भी कह चुके हैं कि कारोबारी आदमी कोई भी जो फ़ायदा लेता है वो ऐसे नहीं लेता, वो बदले में कुछ देता भी है। आप कहते हैं आप खुद कारोबारी हैं तो ये हो नहीं सकता कि उसने ऐसे ही 190 मिलियन पाउंड का फ़ायदा ले लिया हो। मगर जो चेयरमैन पीटीआई हैं उनका बार बार ये कहना है कि भाई मुझे क्या ज़ाती फ़ायदा हुआ है, ये तो एक ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट से एक यूनिवर्सिटी बननी है, उसके लिए मैंने ज़मीन ले ली, करोड़ों रुपये ज़ाहिर है, उसके अलावा फंडिंग भी ली गई, और कहा कि मैं तो चाह रहा था कि कोई ये बना दे। वो बड़ा तेज़ी से काम करते हैं, पाकिस्तान के सबसे तेज़ बिल्डर हैं, और उन्होंने कहा कि मैं सारा का सारा ही मैं टेक ओवर कर लेता हूं, सभी मैं बना देता हूं। तो उन्होंने बना दिया, मेरा क्या जाती फायदा हुआ है सारे के सारे मामले में। शाहजेब साहब देखिए, जिस शख्सियत की आप बात कर रहे हैं, मैं उनकी खुद बहुत कदर करता हूं कि वो अपने काम में बहुत माहिर हैं, और सारे कारोबारी पाकिस्तान में मुझ समेत अपना 1000 रुपए वसूल करने के लिए 100 रुपए खुशी खुशी दे देते हैं। ठीक है जी, पाकिस्तान का नॉर्म है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है सर इसके अंदर। लेकिन उस ट्रस्टी को ट्रस्टी चेंज क्यों किया गया? अगर सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट था, वो पहले क्यों दी गई? ये इतना बड़ा अमाउंट आपने क्यों दे दिया? 460 बिलियन आपने सुप्रीम कोर्ट में देने थे, ओवर एंड अबव ये पैसे आने थे, तो उसमें कैसे एडजस्ट हो गए? सर ये तो नहीं हो सकता ना, इतना बेवकूफ तो कोई भी नहीं हो सकता। या आंख से अंधा हो सकता है, या अकल से पैदल हो सकता है, कान से बहरा हो सकता है। अगर वो 3 चीजें मौजूद थी तो उस आदमी को हुक्मरानी करने का वैसे भी कोई हक नहीं होना चाहिए। सब तो खुद दावा करते हैं कि वो फाइलों को पहिए लगाते हैं। आप कह रहे हैं ये फौरन काबीना में आना, बगैर एजेंडे के आना, उसके बाद काबीना के अराकीन को कहना कि इस पे जाके बाहर भी नहीं बात करनी है और आप ये लिफाफा देख भी नहीं सकते हैं, आपने इस पर खामोशी से दस्तखत करनी है, बाद में भी खामोश रहना है। ये असल में वो पहिए थे जो लगाए गए थे। देखिए शाहजेब साहब, को आप इसमें जिम्मेदार इसलिए ना बनाए कि 22 करोड़ पाकिस्तानी पान का खोखा जो चलाता है उसको भी पाकिस्तान के अंदर इस सिस्टम से चलना पड़ता है। इसलिए मैं उनको नहीं कैटेगरी, जरूर कानूनी तौर पे ये जरूर डिबेटेबल सब्जेक्ट है कि पाकिस्तान का ये नॉर्म है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि आप इसी को फर्दर आगे ले जाएं तो मुझे आप ये बता दें सर कि वो जो चीफ को हटाया, DGI को हटाया था, वहां भी करप्शन के सबूत थे, वीडियोस थी और ऑडियोस थी। फिर आप आ जाएं और आगे कि अगर साइफर, झूठा साइफर दिखाया और वो बिक गया तो पहले अमेरिका ने हमें निकाला, फिर अमेरिका ठीक हो गया, फिर बाजवा साहब ने हमें उतारा, फिर बाजवा साहब को कहा 6 महीने की एक्सटेंशन दे दो, फिर बाजवा साहब उतना बुरा आदमी था, उसको कहा एक्सटेंशन के साथ हमें इलेक्शन भी करवा दो। तो भाई एक आदमी बुरा है, एक आदमी अच्छा है, आप चोरी कर रहे हैं, आप नेकी कर रहे हैं, ये सब आगे पीछे मिक्सअप कैसे हो रही चीजें? देखिए शाहजेब साहब, अगर हम नून लीग को रगड़ते थे, पीपल्स पार्टी को रगड़ते थे, तो सर हमने तो ये सियासत ना की थी, ना करने आए थे, ना सोचा था, और हमें तो निकाला भी इन्हीं सब बातों के ऊपर गया। हम तो ना कत्ल के फेवर में थे, ना कत्लो गारत के फेवर में थे। क्या आप पाकिस्तान की किस्मत, पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान के सपोर्टर, पाकिस्तान के वोटर, पाकिस्तान की तकदीर, पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए धरने कर रहे थे? ऐसा मगर जो गिराया वो किस लिए किया आपने? जो के बयानात में तजाद है वो अपनी जगह पर है, जो भी आपने मौक़िफ़ बताएं, ज़ाहिर है अमेरिका की कॉन्स्पिरेसी से लेकर आज तक के जो मामलात हैं। मगर नदीम अफजल चंद साहब कह रहे हैं वहाँ पर असद उमर साहब ने ये कहा अचानक
कि हम खामोश क्यों रहें, हमें तो अवाम के सामने एक बयानिया बनाना चाहिए कि हम लूटी हुई दौलत वापस लाएं। फिर भी हमने कहा कि नहीं जी, हमें इस मामले पर खामोश रहना है, कोई बाहर जाके कोई बात नहीं करेगा। क्या ये भी हुआ था? और एक दिन पहले जो किचन कैबिनेट का इजलास था उसमें थे वो? हाँ जी। जिस इंसान की आप बात कर रहे हैं वो सांप पहले विकेट के दो तरफ खेलता था, इस बार भी चारों तरफ खेला, पकड़ा गया, एक्सपोज हो गया। ये बात 100% ऐसी हुई है जैसे आपने बताई है। और मैं आपको अभी आपके प्रोड्यूसर को एक SRO दे रहा हूं, आप अगले इन्वेस्टिगेशन में बताना कि एक कंपनी को पूरे पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक कार्स के लिए एक कंपनी को अरबों रुपए का फायदा दिया, उसके तहत SRO बनाया गया जो उस पर ही फिट होता था और उसकी फिटिंग से पहले ही LCs और बैंक लिमिट्स खुल चुकी थी। मुझे रॉकेट साइंस नहीं चाहिए सर, आप लोग इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट थे, आप उसको प्लीज प्रूव करें, मैं अभी भेज देता हूं। सब आप जो हम देख लेंगे, हम बिल्कुल इन्वेस्टिगेट कर लेंगे, बट आप जो पिक्चर पेश कर रहे हैं उसमें ऐसा है कि ज़ाहिर है चेयरमैन PTI के एक बाकायदा तौर पर हमें नजर आया और उन्होंने इंसिस्ट किया कि DGISI जनरल फैज़ को ही रखना है। आप ये कह रहे हैं ये भी दो तरफा एक ट्रांजैक्शन थी जिसमें जनरल फैज़ चेयरमैन PTI के लिए और तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए डिलीवर करते थे और फिर वो ज़ाती तौर पर अपने फ़ायदे ले रहे होते थे। अब फिर बता दें कि जनरल फैज़ साहब भी अगर प्रोग्राम में आकर मौक़िफ़ देना चाहे तो ये प्रोग्राम लाइव है, उनके लिए हाजिर। आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने भी ज़ाती तौर पर बहुत फ़ायदे लिए, 190 मिलियन पाउंड की डील हो, इसके अलावा दीगर मामलात हो, उन सब में उनका बाकायदा तौर पर इनपुट शामिल होता था। शाहजेब साहब, इसमें कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं, आप मेरे साथ चलें सर, मैं आपको उनकी जगहों पे ले जाता हूं। अभी से अंदरूनी मुल्क की बात कर रहा हूं, आप वहां चल के देख लें और आप एसेट बियॉन्ड मींस का आपको जवाब मिल जाएगा। 100 रुपए इनकम थी 32 साल से, 100 करोड़ रुपए के एसेट्स हैं, तो मनसलवा तो उतरा नहीं था, तो उसमें आपको रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं और रिश्वत का पे ऑर्डर नहीं होता और कत्ल की वीडियो नहीं होती। तो सब बच्चे तो हैं नहीं, करने वाले जब बनेंगे तो 48 घंटे में सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और जो के कपड़ों से भी करीब रिश्ते हैं उनके घर जरा झांक के देख लें, उनके बच्चे बेंटलेज और बड़ी बड़ी करोड़ों रुपए की गाड़ियां कहां से चला रहे हैं, कहां से वो इनकम आई, तो सर आपको सब कुछ पता चल जाएगा। हम तो बेगुनाह तबाह और बर्बाद हो गए, पाकिस्तान को भी नुकसान हुआ, जमहूरियत को भी हुआ और हम जैसे लोगों को भी हुआ। ऐसा क्योंकि अब आप नैब के सामने पेश भी हुए इस केस में, आपको लगता है कहीं बढ़ेगा? क्योंकि मामला ज़ाहिर इल्ज़ामात बहुत संगीन है, मगर शहजाद अकबर साहब भी बार बार कह रहे थे कि भाई फिर कर लेते ना, मामला आगे बढ़ा लेते, इतने अरसे से आगे बढ़ा कैसे नहीं है? आप खुद भी पेश हुए इस केस में, 190 मिलियन पाउंड का मामला, क्योंकि बड़े बड़े लोगों के नाम इसमें इन्वॉल्व, इसने आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना है? शाहजेब साहब देखिए, जो मेरे हिस्से का काम है मैं कर आया हूँ, मैं लिख भी आया हूँ, रिसीव भी कराए हैं और मुझे पता है, मुझे उम्मीद है और मुझे पता भी है कि पस्से पर्दा चीज़ें चल रही हैं, बिल्कुल चल रही हैं और आइंदा आने वाले वक्तों में आपको ये सब चीज़ें मिलेंगी और नज़र आएंगी। बहुत शुक्रिया फैसल भुट्टो साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक और अहम खबर है, उस पर बात करेंगे तफसील से एक ब्रेक के बाद। कल रात IMF बोर्ड ने पाकिस्तान के $3 अरब कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी दी और आज पाकिस्तान को IMF से इस प्रोग्राम की $1.2 अरब की पहली किस्त मौसूल भी हो गई है। इस तरह रवा हफ्ते पाकिस्तान को $4.2 अरब मौसूल हो चुके हैं, जिनमें से $2 अरब सऊदी अरब ने दिए हैं और $1 अरब मुत्तहदा अरब अमारात ने दिए हैं। और स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर जो $2.9 अरब तक गिर गए थे, अब $8.5 अरब हो गए हैं। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार का दावा है कि अभी बैनुल-अक़वामी इदारों से भी पाकिस्तान को फंडिंग मिलेगी और डिफ़ॉल्ट का कोई ख़तरा नहीं है। मार्केट्स का रद्द-ए-अमल भी बता रहा है कि पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट का ख़तरा अब नहीं है। रुपया मुस्तहकम हो रहा है, पाकिस्तान के बैनुल-अक़वामी बॉन्ड्स मुस्तहकम हो रहे हैं, स्टॉक मार्केट 10% बढ़ चुकी है। मगर इस सब में एक सबक है और सबक यह है कि पाकिस्तान के पास सियासत के लिए मुआशी एडवेंचर करने की लाइफ लाइन्स अब ख़त्म हो चुकी हैं। दोस्त ममालिक ने भी उसी वक्त पैसे दिए हैं जब हमने IMF को राज़ी किया है और IMF को $3 अरब के प्रोग्राम पर राज़ी करने के लिए 22 करोड़ अवाम के इस मुल्क के वज़ीर आज़म को MD IMF को बार बार ख़त लिखने पड़े, बार बार फ़ोन करने पड़े और फिर मुलाकात करके दरख्वास्त करना पड़ी, तो फिर IMF का प्रोग्राम मिला है, वो भी शराइत पर अमल करने के बाद मिला है। और अगर अब किसी भी सियासी जमात ने अपनी सियासत के लिए मईशत के साथ खिलवाड़ किया या फिर मईशत को रिफॉर्म ना किया, तो ना आसानी से IMF प्रोग्राम मिलेगा और ना ही वज़ीर आज़म की ज़ाती कोशिशों के बावजूद दोस्त ममालिक मदद करेंगे, क्योंकि ये अरब ममालिक माजी में मिस्र की भी मदद करते आए हैं। मगर अब मिस्र को भी वाज़े तौर पर बता दिया है कि अपनी मईशत में रिफॉर्म्स करे, क्योंकि सरमायाकारी तो होगी मगर इमदाद नहीं मिलेगी। और सऊदी अरब ख़ुद भी अपनी मईशत में रिफॉर्म्स कर रहा है और दोस्त ममालिक को भी ये भी पैगाम दे रहा है। और आम बात यह है कि अगर IMF का प्रोग्राम ना होता तो मुआशी तज्ज़ियाकारों की अक्सरियती राय थी कि पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट करने का ख़तरा सितंबर के बाद बहुत बढ़ जाता और इतने बड़े ख़तरे का सामना पहले कभी पाकिस्तान को नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान के पास सिर्फ $3 अरब के ज़र मुबादले के ज़खायर रह गए थे और इस माली साल में तकरीबन $25 अरब और अगले 3 सालों में $73 अरब की बैरूनी अदायगियाँ करनी हैं। और आइंदा गलती ना दोहराने के लिए लाजमी है कि हमें पता हो कि मुल्क डिफ़ॉल्ट करता तो क्या होता,
क्योंकि इसी दौरान दीगर इदारों के साथ साथ आरिफ हबीब लिमिटेड की भी रिपोर्ट आई थी, जिसके मुताबिक अगर IMF प्रोग्राम नहीं होता तो अगर इस माली साल में पाकिस्तान करंट अकाउंट खसारा ना भी करे और चीन सऊदी अरब अपने 9 अरब डॉलर्स के डिपॉजिट्स रोल ओवर भी कर दें और सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात अपने हालिया वादे के मुताबिक इजाफी 3 अरब डॉलर्स भी दे दें, तो भी पाकिस्तान को बैरूनी अदायगियों के लिए 5 अरब डॉलर्स की कमी का सामना रहेगा और इसका इंतजाम करना पड़ेगा। और अगर ऐसा ना हुआ तो पाकिस्तान के डिफॉल्ट करने का खतरा बढ़ जाएगा और डिफॉल्ट की सूरत में रहा सहा इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस भी खत्म हो जाएगा, मुआशी अदम इस्तेहकाम मजीद बढ़ जाएगा और बैनुल-अक़वामी मार्केट्स तक पाकिस्तान की रसाई महदूद हो जाएगी। फिर पाकिस्तान को कर्ज मिला भी तो मजीद महंगा मिलेगा, जबकि डॉलर्स की अदम दस्तियाबी की वजह से ज़रूरी अशिया खरीदने की सलाहियत भी मुतासिर हो जाएगी, करेंसी मजीद गिरेगी, जिससे महंगाई मजीद बढ़ेगी और अवाम की क़ुव्वत खरीद मजीद बुरी तरह मुतासिर होगी। डिफ़ॉल्ट करने वाले मुल्क का बैनुल-अक़वामी सतह पर इमेज भी मुतासिर होता है, जिससे बैरूनी सरमायाकारी नहीं आती और तिजारती पार्टनर से किए गए मुआहदे भी मुतासिर हो जाते हैं। यानी डिफ़ॉल्ट करने के संगीन मुआशी और मुआशरती नताइज होते हैं। डिफ़ॉल्ट करने के बाद सबसे बड़ा मसला बैनुल-अक़वामी कर्ज देने वाले इदारों और बैनुल-अक़वामी मार्केट्स का एतमाद बहाल करना होता है। रिपोर्ट के मुताबिक अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करता है तो उसे कर्ज देने वालों से मजीद फंड्स लेने में मजीद मुश्किलात का सामना होगा, क्योंकि कर्ज देने वाले मोहतात हो जाते हैं और कर्ज देते हुए हिचकिचाते हैं कि पैसे वापस ही नहीं मिलेंगे और अगर वो कर्ज देंगे तो भी इंतहाई महंगी शरह सूद पर देंगे, जिससे पाकिस्तान की अदायगियों के मसाइल मजीद बढ़ जाएंगे। इसके अलावा डिफ़ॉल्ट करने के बाद मुल्क की बैनुल-अक़वामी तिजारत भी मुतासिर होगी। रिपोर्ट के मुताबिक अर्जेंटीना और ग्रीस ने जब डिफ़ॉल्ट किया तो उनकी बरामदात मुतासिर हुई और करंट अकाउंट खसारा मजीद बढ़ गया था। अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करता है तो इसके लिए ज़रूरी अशिया की दरामद करना भी मुश्किल हो जाएगा, जिसमें पेट्रोलियम मशीनरी और मेडिकल अशिया की दरामद शामिल है। इस साल भी पाकिस्तान की टोटल दरामदात का 73% हिस्सा सिर्फ ज़रूरी अशिया पर मुश्तमिल है और डिफ़ॉल्ट करने की सूरत में एक संगीन बात यह होगी कि बरामदात भी मुतासिर हो जाएंगी, क्योंकि मुतादिद बरामदी अशिया बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल दरामद करना होता है वो नहीं हो पाएगा। गैस और बिजली की कमी से भी मैन्युफैक्चरिंग मुतासिर होगी। इसके अलावा डिफ़ॉल्ट करने वाले मुल्क के एक्सपोर्ट ऑर्डर्स भी कैंसिल हो जाते हैं, क्योंकि इंपोर्ट करने वाले ममालिक और कंपनियां उन ममालिक की तरफ चले जाते हैं जो मुआशी तौर पर मुस्तहकम होते हैं। और पाकिस्तान की तो 60% एक्सपोर्ट्स टेक्सटाइल की हैं, जो खुद अपना रॉ मटेरियल दरामद करता है, जिसमें कॉटन भी शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को पहले ही इस साल औसत 28% महंगाई का सामना है, मगर डिफ़ॉल्ट करने की सूरत में इस महंगाई में कई गुना इजाफा हो जाएगा। अगर डिफ़ॉल्ट करने वाले अर्जेंटीना, जिम्बाब्वे और वेनेजुएला पर नज़र डाली जाए तो इन ममालिक में डिफ़ॉल्ट करने के बाद तबाहकुन इजाफा हुआ। जब अर्जेंटीना ने 2001 में डिफ़ॉल्ट किया तो उसकी करेंसी बुरी तरह गिर गई और महंगाई 40% से तजावुज़ कर गई, जबकि 2008 में जिम्बाब्वे में तो महंगाई हर 24 घंटे बाद दुगनी हो जाती थी और उसकी करेंसी अपनी कदर ही खो गई थी। 2017 में वेनेजुएला की महंगाई 100% से भी तजावुज़ कर गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक डिफ़ॉल्ट की सूरत में एक और नतीजा ये निकलेगा कि मईशत सुकड़ जाएगी और करेंसी मज़ीद गिर जाएगी। पाकिस्तान को पहले ही महंगाई, कमज़ोर करेंसी और सियासी अदम इस्तेहकाम का सामना है और मुआशी तरक्की इस माली साल में 1% भी नहीं है, मगर डिफ़ॉल्ट करने की सूरत में सूरत हाल बदतर हो जाएगी और मईशत सुकड़ जाएगी। अर्जेंटीना की मईशत 1999 से 2003 तक के 4 सालों तक सुकड़ती रही थी। श्रीलंका की मईशत 2022 की दूसरी तिमाही में 8.2% से सुकड़ गई थी और श्रीलंका में जून 2022 में तो पेट्रोलियम मसनूआत के इस्तेमाल पर ही पाबंदियां लगा दी गईं और शहरियों को 2 हफ्ते के लिए घरों में रहने का कह दिया गया था, जहां बिजली भी उन्हें पूरी तरह दस्तयाब नहीं थी, जिससे अवाम में बेचैनी में मजीद इजाफा हुआ था। रिपोर्ट के मुताबिक डिफ़ॉल्ट के बाद 1998 में रूस की मईशत 2.3% से सुकड़ गई थी। अर्जेंटीना की मईशत 2002 में 10.8% से सुकड़ गई थी। लेबनान की मईशत 2020 में 21.4% से सुकड़ गई थी। श्रीलंका की मईशत 2022 में 7.8% से सुकड़ गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक डिफ़ॉल्ट के बाद हर मईशत के रिकवर करने की नौयत अलग होती है और इसका इन्हिसार डिफ़ॉल्ट के बाद की रीस्ट्रक्चरिंग और रीऑर्गेनाइजेशन पर होता है। श्रीलंका की करेंसी मार्च 2022 में सिर्फ 2 दिन में डॉलर के मुकाबले में 202 से गिरकर 255 की हो गई, फिर 322 और फिर 370 तक गिर गई, मगर फिर IMF प्रोग्राम में जाने के बाद श्रीलंका की करेंसी रिकवर करके डॉलर के मुकाबले में 300 रुपए पर आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक अगर पाकिस्तान ने डिफ़ॉल्ट किया तो मुल्क का बैंकिंग सेक्टर भी बुरी तरह मुतासिर होगा, क्योंकि पाकिस्तानी बैंकिंग सेक्टर ने अपने डिपॉजिट्स का बड़ा हिस्सा तो हुकूमत पाकिस्तान को ही कर्ज दिया हुआ है। इसके अलावा मुमकिन तौर पर इंटरनेशनल बॉन्ड्स की अदायगी करने में नाकामी की सूरत में मुल्क को मुकदमात का भी सामना करना पड़ सकता है। जैसे 2014 में बॉन्ड होल्डर्स ने अर्जेंटीना पर अमरीकी अदालत में मुकदमा दर्ज कर दिया था और फिर अदालत ने बॉन्ड होल्डर्स के हक में फैसला दिया कि अर्जेंटीना 1.3 अरब डॉलर्स की अदायगी करे। इसके अलावा डिफ़ॉल्ट के बाद पाकिस्तान की पहले से गिरी हुई क्रेडिट रेटिंग्स भी मजीद गिर जाएंगी।
और आवाम पर इसके मुआशी असरात के साथ साथ मुआशरती असरात भी होंगे, जिसमें महंगाई एक तरफ होगी, बेरोज़गारी दूसरी तरफ होगी। जैसे ग्रीस में बेरोज़गारी 2008 में 7.5% थी, जो 2012 में बढ़कर 21.7% हो गई। अर्जेंटीना में बेरोज़गारी 1998 में 13.2% थी, जो 2002 में बढ़कर 21.5% हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के आने वाले सालों में अपने कर्जों की रिस्ट्रक्चरिंग की तरफ जाना होगा। पाकिस्तानी हुकूमत का टोटल बैरूनी कर्जा $96 अरब यानी GDP का 28% है, जिसमें से $37 अरब बैनुल-अक़वामी कर्ज देने वाले इदारों का है, जिनका कर्ज मुमकिन तौर पर रिस्ट्रक्चर नहीं होगा। और श्रीलंका की मिसाल को मद्देनजर रखा जाए तो पाकिस्तान को चीन, दीगर दोस्त ममालिक और पेरिस क्लब के साथ मुज़ाकरात करके अपना बैरूनी कर्जा रिस्ट्रक्चर करना होगा, और ये भी IMF की छतरी के नीचे ही होगा, क्योंकि पाकिस्तान को अगले 3 साल में $73 अरब की बैरूनी अदायगियाँ करनी हैं, जिनमें से $39 अरब चीन, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और उनके कमर्शियल बैंक से लिया गया कर्जा है। पाकिस्तान को एक तवील मुद्दती IMF प्रोग्राम में जाना होगा, और अगर श्रीलंका की हालिया मिसाल को सामने रखा जाए तो यह IMF प्रोग्राम इंतहाई सख्त शराइत पर होगा, और इस सब में चीन का किरदार सबसे अहम होगा, जिसका पाकिस्तान के टोटल $96 अरब के कर्जे में 30% का हिस्सा है। और अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करता है तो डिफ़ॉल्ट के बाद कर्जों की रिस्ट्रक्चरिंग चीन के ताउन के बगैर नामुमकिन होगी, और अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करता तो वैसे भी अगले प्रोग्राम से पहले चीन और दीगर ममालिक की तरफ से कर्जों की रिस्ट्रक्चरिंग बुनियादी शर्त होती। श्रीलंका की सूरत में भी IMF ने कर्ज से पहले ये बुनियादी शर्त रखी थी कि पहले चीन अपना कर्ज रिस्ट्रक्चर करे, और फिर चीन ने कमिटमेंट दी और इंडिया और जापान ने भी कमिटमेंट दी, तो IMF ने इंतहाई सख्त शराइत के साथ श्रीलंका को $3 अरब का बेल आउट पैकेज दिया है, और श्रीलंका को 6 माह के अंदर अंदर अगले रिव्यू से पहले अपने कर्जों की रिस्ट्रक्चरिंग करनी है। श्रीलंका के इनडायरेक्ट टैक्सेस टोटल टैक्स कलेक्शन का 80% है, जो गरीब आदमी को ज़्यादा मुतासिर करते हैं, क्योंकि वो भी इतना ही टैक्स देने पर मजबूर होता है जितना ज़्यादा आमदनी वाले अफराद देते हैं। इसलिए श्रीलंका को फौरी तौर पर इनडायरेक्ट टैक्सेस की आमदनी पर फौरी टैक्स लगाना होगा, ताकि डायरेक्ट टैक्सेस में इजाफा हो। हुकूमत को अपने खर्चों को आमदनी के मुताबिक ही रखना होगा, ताकि बजट खसारा ना हो और उसके नतीजे में करंट अकाउंट खसारा ना हो। करप्शन की रोकथाम के लिए स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करना होंगे। श्रीलंका को अपना पूरा गवर्नेंस सिस्टम ही रिफॉर्म करना होगा। श्रीलंका का कर्जा GDP का 128% है, इसलिए उसे कर्जे को फौरी तौर पर रिस्ट्रक्चर करके ऐसे इकदाम करना होंगे जिससे मईशत अपने पैरों पर खड़ी हो। ये सब श्रीलंका के डिफ़ॉल्ट करने के बाद हुआ, और IMF ने इंतहाई सख्त शराइत पर श्रीलंका को कर्ज दिया। इसके अलावा मारूफ मुआशी सहाफ़ी खुर्रम हुसैन के आर्टिकल के मुताबिक कर्ज़ों पर डिफ़ॉल्ट जैसी सूरत हाल और उसके नतीजे में मईशत के अहम सपोर्ट सिस्टम्स का टूटना अपने पीछे ऐसे असरात छोड़ जाता है जो इसके बाद कम अज़ कम एक दहाई तक महसूस किए जा सकते हैं। एक हालिया तहकीक जिसने 20वीं सदी के बाद डिफ़ॉल्ट के 131 मौक़ों का जायज़ा लिया, उसके मुताबिक इससे गुर्बत की शरह में 30% और नौमौलूद बच्चों की अमवात में सालाना 13% इजाफा हो जाता है, जबकि वो बच्चे जो जिंदा रह जाते हैं उनके बचने की शरह भी कम हो जाती है, और खाने पीने की अशिया, बिजली और सेहत की सहूलियात तक रसाई भी तेज़ी से गिर जाती है, और मयार ज़िंदगी को दोबारा मामूल पर आने में एक दहाई से भी ज़्यादा वक्त लग सकता है। डिफ़ॉल्ट करना दरअसल एक ऐसी सूरत हाल है जहाँ मुल्क की बैरूनी करेंसी के ज़खायर इस हद तक गिर जाएँ जहाँ पर मुल्क की मईशत के अहम तरीन जुज़ भी बैठना शुरू हो जाएँ। तकनीकी तौर पर लफ्ज़ डिफ़ॉल्ट उस सूरत हाल की अक्कासी करता है जहाँ एक मुल्क का सरबराह या मुल्क वक्त पर कर्ज की अदायगी ना कर सके, लेकिन वसी पैमाने पर यह लफ्ज़ आजकल इस सूरत हाल की अक्कासी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है जहाँ मुल्क के बैरूनी करेंसी के ज़खायर इस हद तक कम हो जाएँ जहाँ दरामदाद भी ना की जा सके, जहाँ इंटरनेशनल बैंक्स पाकिस्तानी बैंकों के साथ क्रॉस बॉर्डर अदायगियों के लिए ताल्लुकात कायम करने से इनकार कर दें, और जहाँ आलमी मार्केट से दूर होने की वजह से मुल्क में ज़रूरी अशिया जैसे कि पेट्रोल, खाने पीने की अशिया और अद्वियात की किल्लत शदीद हो जाए। इसमें से 3 लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स इंतहाई अहम हैं, जैसा कि एनर्जी, खाने पीने की अशिया और फाइनेंशियल सिस्टम। जब ये बंद होना शुरू हो जाएं तो इसके असरात रोज़मर्रा ज़िंदगी के बाकी शोबों को भी मुतासिर करने लगते हैं। अपने आर्टिकल में खुर्रम हुसैन लिखते हैं कि एक ऐसा मंजर तसव्वुर करें जहाँ पेट्रोल पंप्स हफ्ते के कई दिनों तक खाली पड़े हों क्योंकि उनके पास पेट्रोल ही ना हो, बिजली दिन के सिर्फ चंद घंटे मैसर हो, खाने पीने की अशिया की कमी हो और उनकी कीमतें कई गुना बढ़कर आसमान को छू रही हों, तो आपको अंदाज़ा होगा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस, या जिसे हम आम ज़बान में डिफ़ॉल्ट कहते हैं, वो कैसा लगता है। और इस हवाले से उन्होंने अपने आर्टिकल में श्रीलंका और लेबनान की मिसाल दी है जहां लोग घंटों पेट्रोल की लाइनों में लगे रहते और बिजली एक लग्जरी बन गई थी। और पाकिस्तान ऐसी सूरत हाल से बच गया है क्योंकि डिफ़ॉल्ट का ख़तरा ख़त्म हो गया है, क्योंकि IMF का प्रोग्राम बहाल हो गया है और ये पाकिस्तान का 24वां प्रोग्राम है। और IMF ने वाज़े कर दिया है कि पाकिस्तान को फिस्कल डिसिप्लिन लाना होगा, टैक्स रिफॉर्म्स करना होंगे, करेंसी मार्केट में मुदाखलत नहीं करना होगी और एनर्जी सेक्टर में रिफॉर्म करके गर्दिशी कर्ज़ों का मसला हल करना होगा। मौजूदा हुकूमत का 1 महीना बचा है, फिर निगरान हुकूमत आएगी जिसका कोई सियासी स्टेक नहीं होगा, इसलिए उम्मीद है कि IMF की शराइत पर अमल होगा। मगर जो भी जमात अगली हुकूमत बनाएगी उसे फैसला करना है
कि इस मुल्क को ऐसे ही आगे चलाना है या फिर बड़े फैसले करके मुल्क को तरक्की की राह पर डालना है, जो 90 की दहाई में भारत ने किया और उसके बाद 30 साल से भारत IMF प्रोग्राम में नहीं गया, बल्कि अपनी मुआशी तरक्की की वजह से दुनिया के लिए अहम तर होता चला गया। आज हम $1 अरब के लिए दोस्त ममालिक का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ भारत के $600 अरब के ज़खायर हैं, हम $1 अरब का कर्जा ले रहे हैं और भारतीय हुकूमत अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी भी ला रही है और अपनी बरामदात भी बढ़ा रही है। यहाँ तक कि बांग्लादेश ने भी अगले माली साल के लिए $72 अरब का एक्सपोर्ट्स का टारगेट रखा है, जिसमें $62 अरब अशिया की बरामद करने का टारगेट है, जबकि हमारा एक्सपोर्ट टारगेट ही $31 अरब का है। और उस पर भी सवाल उठ रहा है कि हम ये टारगेट हासिल भी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं और आप पर बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते 2 अहम केसेस की समाअत करने जा रही है और आज ये दोनों केसेस अगले हफ्ते की समाअत के लिए मुकर्रर कर दिए गए हैं। 18 जुलाई को सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर अहम समाअत होगी, जबकि 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत होगी। ये दोनों ही केसेस तनाज़ात में घिरे हुए हैं, क्योंकि नामजद चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फाइज ईसा वाज़ेह कर चुके हैं कि जब तक मौजूदा चीफ जस्टिस की सरबराही में 8 रुकनी बेंच प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस का फैसला नहीं कर देता, तब तक वो कोई केस नहीं सुनेंगे। जबकि जस्टिस काजी फाइज ईसा के बाद सीनियर जज जस्टिस सरदार तारिक मसूद भी कह चुके हैं कि वो आर्टिकल 184(3) के तहत बनने वाले बेंचेस का हिस्सा नहीं बनेंगे। और ये मौक़िफ़ इन दोनों जजेस और सीनियर जजेस ने सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल से मुताल्लिक दरख्वास्तों की इब्तिदाई समाअत में ही इख्तियार किया था और कहा था कि वो बेंच से उठ रहे हैं मगर केस सुनने से इनकार नहीं कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद अगली समाअतों में चीफ जस्टिस ने दोनों जजेस को बेंच में शामिल नहीं किया और 9 रुकनी बेंच को तब्दील करके 7 रुकनी कर दिया। फिर जस्टिस मंसूर अली शाह भी हुकूमती एतराज़ के बाद बेंच से अलग हो गए थे और 9 रुकनी बेंच मज़ीद छोटा होकर 6 रुकनी हो गया था। मगर चीफ जस्टिस की सरबराही में 8 रुकनी बेंच ने 13 अप्रैल यानी पूरे 3 माह से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर हुक्म इम्तना जारी किया हुआ है और अब भी इस केस की समाअत मिलिट्री ट्रायल केस की समाअत के बाद रखी है। सिविलियंस की मिलिट्री ट्रायल का केस इस लिहाज से भी अहम है क्योंकि चेयरमैन तहरीक इंसाफ वाज़ेह कर चुके हैं कि 9 मई के वाक़यात पर उनका मिलिट्री ट्रायल करने की कोशिश की जा रही है। अस्करी क़यादत भी ये वाज़ेह कर चुकी है कि 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस मास्टरमाइंड्स को कैफ़र किरदार तक पहुँचाया जाएगा। मगर इस्टेब्लिशमेंट ने अब तक चेयरमैन PTI का नाम नहीं लिया है। मगर PDM की इत्तेहादी हुकूमत ये वाज़ेह कर चुकी है कि 9 मई के वाक़यात के मास्टरमाइंड चेयरमैन PTI हैं। वुज़रा मीडिया पर बयानात तो दे रहे हैं, मगर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का मिलिट्री ट्रायल करने से मुताल्लिक सियासी और अस्करी क़यादत की तरफ से अब तक कोई फैसला नहीं हो सका है। बहरहाल तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है और इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट इब्तिदाई समाअतें भी कर चुकी है। इससे पहले दरख्वास्त गुजारों के वकला के दलाइल मुकम्मल हो गए थे और अब अटॉर्नी जनरल ने दलाइल देने हैं। चीफ जस्टिस की सरबराही में 6 रुकनी बेंच इस केस की 18 जुलाई को समाअत करेगा और सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमे के फरीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए हैं। 22 जून को जब इस केस की इब्तिदाई समाअत हुई थी तो इसके बाद जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने पहले ही दिन एतराज़ कर दिया था और इन दोनों जजेस ने अपने अलग अलग नोट्स भी लिखे थे, जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस याया आफरीदी ने भी अपने नोट्स लिखे थे और चीफ जस्टिस से फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा किया था। जस्टिस मंसूर अली शाह तो हुकूमती एतराज़ के बाद बेंच से अलग हो गए थे, मगर जस्टिस याया आफरीदी अब भी बेंच का हिस्सा हैं। और आम बात यह है कि इस केस की आखिरी समाअत के बाद ये नोट्स सामने आए थे, इसलिए आइंदा समाअत अहम हो गई है। साथ ही अगले हफ्ते 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट का 8 रुकनी लार्जर बेंच प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत भी करेगा और जैसे काजी फाइज ईसा और सरदार तारिक मसूद का एतराज़ है कि चीफ जस्टिस इन दरख्वास्तों पर जल्द से जल्द फैसला करें। इस मामले पर स्टे ऑर्डर नहीं दिया जा सकता, लेकिन चीफ जस्टिस ने अब भी इस केस की समाअत फौजी अदालतों से मुताल्लिक केस की समाअत के बाद ही रखी है। इरादे अल्लाह हाफ़िज़।